Hello students. Now in this video we are going to do some good numerical based on the concept that a charge moving in a magnetic field. So regarding to that, let's do our solved example 4.3 of NCERT. What we have in this numerical? What is the radius of path of an electron moving at a speed of 3 into 10 की power 7 meter per second in a magnetic field of 6 into 10 की power minus 4 Tesla perpendicular to it? What is the frequency and what is the kinetic energy? तो इसमें हमें बोला गया है कि we have a electron and that electron is moving in a magnetic field with a certain velocity with perpendicular direction. जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता है। तो प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस आर्टिकल में सीखा था वी हैव द थ्री केस। जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है, परपेंडिकुलर मूव करता है और किसी सर्टेन एंगल से मूव करता है। तो whenever the charge move parallel to the magnetic field, the path of the charge particle is a straight line, and in case second when the charge particle move perpendicular to the magnetic field, then the path of the charge particle will be a circle. Okay, and in a case when it move with a angle other than 0, 180 and 90, then the path will be helix. So my dear student, in this numerical charge is moving perpendicular to the magnetic field. So it is a case of circular motion. So let's do the numerical. Since electron is moving perpendicular to the magnetic field, hence its motion, hence it move in circular path. इलेक्ट्रॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका पाथ प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। और सर्कुलर के केस में जो फोर्स है QVB, ये किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। याद आ गया आपको? सर्कुलर केस में जो फोर्स है QVB, आप कहेंगे सर sin 90 किधर गया? याद आ गया? sin थीटा कितना है? 90 डिग्री, तो sin 91, इसलिए तो QVB क्या हो गया? mv²/r। तो प्यारे बच्चों यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? mv/qb। तो देखिए ये मैंने क्यों किया? अगर आपको r की वैल्यू डायरेक्ट याद होती है, जिन बच्चों को r की वैल्यू डायरेक्ट याद है तो वे r की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन एनी हाउ अगर आपको r की वैल्यू मतलब कंफ्यूजन है कि भाई r की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, नहीं याद होता किसी बच्चे को, अपनी अपनी बात है, तो वे क्या कर सकते हैं? 2 मिनट लगेगा, वो इस कंडीशन को लेके चले QVB = mv²/r, और 2 मिनट में उनके पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा r का। तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है प्यारे बच्चों, तो r का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहे, अच्छी बात। नहीं याद रहे तो आप कंडीशन अप्लाई करके ड्राइव कर सकते हो। इट विल टेक ओनली 2 स्टेप। बात समझ आ गई? चलिए, तो आपसे r की वैल्यू पूछिए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी के लिए चलिए, ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई प्यारे बच्चों? r की वैल्यू आ गई। चलिए, लेकिन हमसे तो क्या पूछा गया है? फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी देखिए, सबसे पहले जरा एक काम कीजिए, मेरे को टाइम बताइए, टाइम टेकन इन 1 राउंड। जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे चलेगा? गोल गोल चलेगा, ऐसे ऐसे गोल गोल चलेगा। तो मैं ये देख लेता हूं एक चक्कर में उसने कितना टाइम लिया। टाइम टेकन इन 1 राउंड, तो टाइम को मैंने ले लिया t, और टाइम का फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों? टाइम का फॉर्मूला होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? बेसिक सा फॉर्मूला है
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा वो 2 पाई r, ठीक है ना, अपॉन वेलोसिटी क्या होगी उसकी v। चलिए t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। चलिए t इज इक्वल टू 2 पाई, प्यारे बच्चों r की वैल्यू यहां से उठा कर दूंगा, ये रही r की वैल्यू, इस r की वैल्यू को इधर पुट कर देता हूं मैं। तो 2 पाई अपॉन v इंटू r की वैल्यू देखिए कितनी है mv अपॉन qb। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, यहां से v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb। तो ये आ गया टाइम, एक चक्कर में कितना टाइम लगाएगा। तो अगर न्यूमेरिकल में टाइम पूछा होता तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते, लेकिन प्यारे बच्चों हमसे तो क्या पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। अब याद कीजिए पुरानी बातें, छोटी क्लास में, 9th क्लास में, बल्कि अब तो 8th क्लास में इस बात को समझा देते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, या दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इट्स अ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1 अपॉन टाइम, तो इज इक्वल टू टाइम का फॉर्मूला ये रहा, तो इट विल बिकम QB अपॉन 2 पाई m। बस अब हम ये सभी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों Q, यहां Q का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि हम पूरा न्यूमेरिकल किसके लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं। तो Q की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, B यानी मैग्नेटिक फील्ड वो आपको दिया हुआ है कितना, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 2 पाई, पाई को आप 3.14 ले लीजिए। ओके, इसके बाद बेटा क्या है, मास। मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास, सभी देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास तो है ना, नॉर्मली एक साइंस के स्टूडेंट को क्या पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं इस न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास आपको गिवन है, ठीक है ना। लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप इस चीज पे बेस ना रहें, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ओके, तो इसका मास है 9 इंटू, वैसे तो 9.1 होता है, लेकिन 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31। तो प्यारे बच्चों व्हाट वी हैव डन, हमने ये सभी वैल्यू इधर क्या कर लिया, पुट कर लिया। मेन बात था कि आप इस फॉर्मूले तक कैसे आते हैं। मेन बात जो इस न्यूमेरिकल की थी कि हाउ यू विल कम टू दिस फॉर्मूला, आप कैसे फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले पे आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या चाहिए था, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमने कैसे निकाला, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सीधी सी बात है, डिस्टेंस 2 पाई r, वेलोसिटी v, हमने किसकी वैल्यू रखी थी, r की, तो वील गेट द फॉर्मूला। ओके, तो प्यारे बच्चों जब आप इस पूरी चीज को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, व्हेन यू विल सॉल्व ऑल दिस टर्म, ओके, तो आपको मिलेगा 2 इंटू 10 की पावर 6 पर सेकेंड। When you will solve all this data, अब इस डाटा को, ये जो पूरा डाटा है इसको तो सॉल्व आप कर ही लेंगे। तो when you will solve all this data you will get 2 into 10 की पावर 6 पर सेकेंड। ओके बेटा, तो फ्रीक्वेंसी की 2 यूनिट होती है, पर सेकेंड या, और पर सेकेंड को हम क्या बोल देते हैं, हर्ट्ज भी बोल देते हैं। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। बस आप यहां न्यूमेरिकल को छोड़ सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इसने, एग्जामिनर ने हमसे एक चीज और पूछी है, क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ओके, तो अब हम क्या करें, यहां देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, देखिए यहां से हमारे पास r का फॉर्मूला क्या आया था, यहां से हमारे पास r का फॉर्मूला आया था mv/k।
QB। लेकिन QB, लेकिन बेटा यहां से हम V की भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहां से या इसी फॉर्मूले से देखिए V की वैल्यू क्या निकलेगी। V की वैल्यू आ जाएगी R QB अपॉन M। देख लीजिए R QB, यही से देख लीजिए क्या V की वैल्यू, इस कंडीशन से अगर R की वैल्यू ये है तो इस कंडीशन से V की वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को इधर पुट कर दीजिए तो यहां से आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ M। V की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, R स्क्वायर Q स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर। तो यहां से M क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यू विल गेट R स्क्वायर Q स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 2M। ओके, चलिए तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक, तो लेट्स डू द न्यूमेरिकल, चलते हैं इसको न्यूमेरिकल को करते हैं। ओके, ओके प्यारे बच्चों, वैसे अगर हम देखें बेटा तो वी डोंट नीड टू डू सच थिंग, क्योंकि v की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट दी हुई है। व्हाई वी आर डूइंग पुटिंग सच वैल्यूज। देखिए हमारे पास काइनेटिक का एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m v स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हाफ एज इट इज, मास क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और वेलोसिटी तो बेटा हमारे पास है 3 इंटू 10 की पावर 7। देखिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमें मालूम है, ठीक है, तो ये वो कितना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, तो लेट्स सॉल्व। हाफ 9 इंटू 9 10 की पावर माइनस 31 और 10 की पावर माइनस 14। ओके, तो दिस विल बिकम 9 9 जा 81 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बिकम 14.5। ओके, 9 9 जा 81, 81 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हाउ मच वी गेट 40.5। चलिए इनटू 31 और ये कितना हो जाएगा माइनस के 31 और माइनस के कितना है 14, तो बताइए हाउ मच वी गेट। ये बेटा वेलोसिटी सॉरी पॉजिटिव है 10 की पावर 7, तो स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा 41 वो 40 माइनस का 31 है और प्लस का क्या है 14, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 17 जूल। हाउ मच वी गेट जूल। लेकिन हमसे किस में पूछी है काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी है, और सवाल वाले ने हमें इसकी क्या वैल्यू गिवन है। तो कैसे इसकी वैल्यू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम निकालेंगे। तो सबसे पहले एक काम करता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके, चलिए करते हैं इसको। ओके बेटा, तो ये हमारा आंसर आया 40.5 इंटू 10 की पावर माइनस 17 जूल। तो अगर उसने केवल हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी होती तो हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म था, लेकिन उसने हमसे काइनेटिक एनर्जी किस में बोल दी है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वैसे तो न्यूमेरिकल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, एग्जामिनर ने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 की 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल गिवन है। चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं। तो जो गिवन वैल्यू है 14.5 इंटू 10 की पावर माइनस 17,
बेटा अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो ये किस में बदल जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम 10 की पावर 3 और अप्लाई कर देते हैं। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1000 और लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ गए? ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 14.5 1.6, ये 3 माइनस 19 को कितना बना देगा? ये इसको बना देगा माइनस का 16, और ये माइनस का 16 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 16, तो ऊपर बचेगा 10 की पावर माइनस 1। और प्यारे बच्चों, वो 10 की पावर माइनस 1 कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा, यानी ये बचेगा, नीचे एक 10 बचेगा। ओके, ये जो 10 है वो इस पॉइंट को क्या कर देगा? बताइए। व्हाट विल हैपन? ये इसको क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। तो आपके पास बचेगा 60। ये 10 इस पॉइंट को क्या कर देगा? कैंसिल आउट। तो आपके पास बचेगा 40.5 अपॉन 60, यानी 405 अपॉन 160। ये पॉइंट यहां जाएगा नीचे, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा। और जब आप 405 को 160 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो एग्जैक्टली यू विल गेट 2.5। एग्जैक्टली आंसर 2.5 आएगा। ओके, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द हाउ वी डू दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हर न्यूमेरिकल में केवल एक ही चीज होती है। जब भी आपसे कोई न्यूमेरिकल, मैं आपसे कहता हूं कि जब भी कोई न्यूमेरिकल हम करते हैं तो उसमें केवल एक ही बात होती है कि आप उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड वो न्यूमेरिकल आपको एक कांसेप्ट और एक फॉर्मूला ही सिखाना चाहता है, बाकी और कुछ नहीं होता। तो जब भी हम एक न्यूमेरिकल करते हैं तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम एक कांसेप्ट सीखें। ओके, तो दिस इज आवर न्यूमेरिकल। नाउ मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। Okay, प्यारे बच्चों, now we have a numerical. Let's see. In this numerical we have certain condition. हमें कुछ condition given है। क्या condition given है? As shown in the figure, a charged particle enter in a uniform magnetic field and experience an upward force as indicated. What is the charge on particle? देखिए, बहुत ही सिंपल सा वन लाइन न्यूमेरिकल है। इसमें आपको केवल ये देखना है कि हाउ टू अप्लाई द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। प्यारे बच्चों, जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। याद आ रहा है? थंब ऑलवेज रिप्रेजेंट द फोर्स, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये हमें गिवन है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देख लीजिए कि ये जो रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इस बात को याद रखिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर चार्ज निगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। ये बात आप याद रखिए। आप जब भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो वो एप्लीकेबल होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, लेकिन जरूरी नहीं चार्ज पॉजिटिव। अगर चार्ज नेगेटिव है तो बस आप क्या कर दीजिए, फोर्स की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आप पॉजिटिव के लिए चलिए और रिजल्ट अगर अपोजिट मिलता है तो यानी चार्ज नेगेटिव है। देख लीजिए। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है हमारा? देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट फिंगर है उसको किधर कर दीजिए? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, आपको साफ दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट फिंगर को कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर को कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी। देखिए, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो मैंने फर्स्ट फिंगर को कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड में और मिडिल फिंगर को कर दिया वो फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में और मिडिल फिंगर को वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो देखिए थंब कैसा आ रहा है, ये मैंने ऐसे रख दिया बोर्ड पे। तो अगर मेरी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है और मिडिल फिंगर वेलोसिटी की तरफ है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है,
तो देखिए थंब कैसा आ रहा है, आउटवर्ड, बोर्ड से बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है, तो ये वही डायरेक्शन है। ओके, तो यानी इस डायग्राम पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, पूरी तरह से एप्लीकेबल है। तो यानी ये कैसा चार्ज होगा, ये जो चार्ज है यहाँ, ये जो चार्ज है ये Q, तो ये चार्ज होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो सिंस दो लाइन का न्यूमेरिकल, आफ्टर अप्लाइंग Fleming left hand rule, we conclude that charge is positive, ठीक है, क्योंकि सारी कंडीशन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर सेट हो रही है, तो यानी चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अगर जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, अगर इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती, फोर्स की डायरेक्शन अगर होती डाउनवर्ड, ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए ये फोर्स न्यूमेरिकल में ये फोर्स ऊपर ना होता, अगर ये फोर्स ऊपर की बजाय नीचे की ओर होता, ठीक है, अब हमसे पूछ लेता कि बताइए चार्ज कैसा होगा, तो फिर हम क्या करते, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखते, मिडिल फिंगर को वेलोसिटी की तरफ रखते। अब हमारा थंब तो किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, लेकिन फोर्स किधर लग रही है, अंदर की तरफ, तो यानी ये कैसा चार्ज हुआ, निगेटिव चार्ज होगा। क्लियर होगी बात। अगर फोर्स आपको मिले, ध्यान रख लीजिए, अगर फोर्स आपको मिले फ्लेमिंग, अगर आपको फोर्स मिले अकॉर्डिंग टू द थंब, आप क्या कीजिए, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में रखिए, मिडिल फिंगर को वेलोसिटी में। अगर फोर्स आपको अकॉर्डिंग टू द थंब मिलता है, थंब के साथ मिलता है, तो चार्ज पॉजिटिव होगा, और अगर फोर्स आपको थंब के अपोजिट मिलता है, तो चार्ज क्या होगा, निगेटिव। क्या ये बात समझा में? तो यहाँ अगर हम इसके लिए बात करते तब हम चार्ज को क्या लिखते, निगेटिव लिखते। क्या ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? तो दिस इज द न्यूमेरिकल। तो कई बार इस तरह के 1-1 मार्क्स के आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये आपके एग्जाम में आया था CBSE 2003 एंड 2005, तो रिपीट हो सकता है। ओके प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है जो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को बहुत ही अच्छी तरह से क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। इट इज वन ऑफ द वेरी गुड न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को अगर आपने समझ लिया तो समझिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। क्या है ये? अ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी। देखिए हमारे पास 3 पार्टिकल हैं, एक अल्फा, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। वी हैव द 3 पार्टिकल, ठीक है, 1 2 3, पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल। तो वी हैव द 3 पार्टिकल अल्फा, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। चलिए तीनों की वेलोसिटी क्या है, सेम। एग्जामिनर ने बोला है तीनों सेम वेलोसिटी से चलते हैं, ओके, और तीनों ही मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, एंटर। अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है या आपसे बोर्ड के अंदर जा रहा है? मुझे बताइए, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर से आपकी तरफ आ रहा है या आपसे बोर्ड के अंदर जा रहा है? तो जो समझदार बच्चे हैं, जो हर चीज को बहुत कीन ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनको याद होगा कि मैंने बताया था कि डॉट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ रहा है, और क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपसे दूर जा रहा है। तो यानी आपका जवाब क्या हुआ, आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ से बोर्ड के अंदर जा रहा है। डायरेक्शन इज इनवर्ड, डायरेक्शन इज इनवर्ड द बोर्ड। ओके, चलिए तो हमसे इन तीनों का क्या पूछा गया है, पाथ पूछा गया है, यानी जैसे ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे, हाउ विल दे मूव, इनका जो पाथ होगा वो क्या होगा। तो लेट्स डू इट, सॉल्व करते हैं। CBSE 2016 में आया हुआ है और कंपटीशन में इस तरह के न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं आपके। तो लेट्स सॉल्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के लिए। किसके लिए बात करते हैं, न्यूट्रॉन। फॉर न्यूट्रॉन, तो बेटा न्यूट्रॉन के लिए चार्ज क्या होता है, जल्दी बताइए, 0। इसके पास भले ही वेलोसिटी है,
इसके पास भले ही वेलोसिटी है पर न्यूट्रॉन के लिए चार्ज क्या होता है, जीरो। और आपको मालूम है किसी भी चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है, F = QVB, ओके, साइन थीटा। अब चूंकि ये कैसे जा रहे हैं, देखिए ये पार्टिकल आर मूविंग दिस वे एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, यानी परपेंडिकुलर जा रहे हैं। पार्टिकल कैसे चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ऐसे जा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड। देखिए पार्टिकल तो जा रहे हैं ऐसे, ये जा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ऐसे। तो देखिए ये आ रहे हैं चार्ज और ये आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर है ना बेटा। चलिए तो Q क्या है, जीरो। तो चलिए Q जीरो होगा तो पूरा फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज लगेगा ही नहीं, यानी नो फोर्स एक्ट ऑन न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी हेंस न्यूट्रॉन मूव स्ट्रेट। और बेटा जिस पे कोई फोर्स नहीं लगता वो कैसे चलता है, सीधा चलता है। तो यानी जो आपका न्यूट्रॉन है ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये जो न्यूट्रॉन है ये मैग्नेटिक फील्ड में सीधा चलेगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि चार्ज जीरो है, फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे पार्टिकल की। ठीक है, ये हो गया एक। अब हम बात करते हैं, ठीक है, नंबर 2 अल्फा की बात करते हैं। 4 अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो अल्फा पे कैसा चार्ज होता है, अल्फा एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा। अल्फा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस पे अप्लाई होता है, पॉजिटिव चार्ज पे। नेगेटिव चार्ज में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल रिवर्स हो जाता है। तो आप एक काम कीजिए, आप पॉजिटिव चार्ज के लिए रिजल्ट निकालिए, तो नेगेटिव चार्ज का रिजल्ट उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो पहले मैं किसके लिए कर देता हूं, अल्फा के लिए कर देता हूं, तो इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट उसका क्या होगा, अपोजिट। तो हमने अल्फा लिया, अल्फा कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, hence the path of alpha according to Fleming लेफ्ट हैंड रूल। चूंकि अल्फा एक पॉजिटिव पार्टिकल है तो उसकी डायरेक्शन किससे मिल जाएगी हमें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, लेफ्ट हैंड रूल। तो चलिए भाई प्यारे बच्चों लगाते हैं हम इस पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए सबसे पहले फर्स्ट फिंगर यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये किधर है, ये रहा इधर, ये जा रहा। अब ये जो फर्स्ट फिंगर है अपनी फर्स्ट फिंगर को बोर्ड की तरफ इंडिकेट कर दीजिए, ये गया फर्स्ट फिंगर। जो मिडिल फिंगर है उसको इंडिकेट कर दीजिए, ये आपका चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहा है, ये ऐसे चलता है, ये चार्ज पार्टिकल अल्फा गया ऐसे। ओके, तो अपनी फर्स्ट फिंगर को कर दीजिए बोर्ड की तरफ, मिडिल फिंगर को ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है इसकी तरफ कर दीजिए, डन। तो देखिए थंब किधर जा रहा है बेटा, ऊपर की तरफ। तो यही तो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मिडिल फिंगर अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी, और थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को। तो यानी जब हमने इस पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया तो फोर्स किधर है, अपवर्ड। तो यानी ये अल्फा पार्टिकल ऊपर की तरफ चला जाएगा। समझ में बात आ गई। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, यानी हम इस पे फ्लेमिंग यानी इसका जो पाथ आएगा वो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आएगा। तो हमने पाया अल्फा मूव अपवर्ड, यानी अल्फा किधर चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो यानी इलेक्ट्रॉन का जो रिजल्ट आएगा, देखिए
इलेक्ट्रॉन चार्ज है, यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल चार्ज पे अप्लाई होता है, लेकिन वो अपना रिजल्ट किसके लिए देता है? जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बनाया गया ना प्यारे बच्चों, तो वो पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाया गया, तो यानी निगेटिव उसका क्या होगा? पॉजिटिव का ऊपर होगा। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज कैसे जा रहा है? ऊपर, तो निगेटिव किधर जाएगा? डाउनवर्ड। ओके बेटा, तो इलेक्ट्रॉन कैसा है? निगेटिव चार्ज, हेंस इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज। यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी, देखिए मैंने बेटा पाथ वर्ड नहीं बोला है, मैंने डायरेक्शन वर्ड बोला है। पाथ तो वही होगा जो पॉजिटिव चार्ज का होगा, लेकिन क्या अपोजिट होगी? डायरेक्शन। वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, निगेटिव चार्ज का पाथ तो वही होगा जो पॉजिटिव का है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। तो हेंस इट्स डायरेक्शन वर्ड लिखा है मैंने, इज अपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल। तो यानी अगर अल्फा ऊपर की तरफ गया है तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किधर? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये हमने प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल कर दिया है, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल था, ये समझाने के लिए बच्चों को क्या? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, प्यारे बच्चों देखिए इस न्यूमेरिकल को क्या बोला गया है? अ चार्ज q मूविंग अलोंग द x एक्सिस विद वेलोसिटी v। देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, और हमसे बोला गया है हमारे पास एक चार्ज q है which is moving with velocity v in x एक्सिस। ऐसे देखिए, ठीक है, और x एक्सिस में भी किधर जा रहा है? वो ओरिजिन की तरफ। ये गिवन है आपको, ये मैंने नहीं बनाया, ये एज इट इज गिवन है आपको। ओके, इसके बाद उसने बोला है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है? z एक्सिस में। द मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग अलोंग z एक्सिस। चलिए, तो इसने हमसे दो बातें पूछी हैं। नंबर एक, ट्रेस इट्स ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, यानी हमसे पूछा गया है कि जब ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पास जाएगा तो कैसे मूव करेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, पाथ की डायरेक्शन क्या है? x एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? z एक्सिस। और बेटा z एक्सिस x एक्सिस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। देखिए पार्टिकल किस डायरेक्शन में चल रहा है? x एक्सिस में चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? z एक्सिस में, और z और x एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो हम इस बात को ये तो बोल सकते हैं कि पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों इस केस में क्या होगा? क्या पाथ होगा? तो समझदार बच्चा क्या बोलेगा कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलता है वो स्ट्रेट चलता है, और जब भी परपेंडिकुलर चलता है तो उसका पाथ कैसा हो जाता है? सर्कुलर हो जाता है। तो यानी अगर हम इस चीज को, डायग्राम को पूरा करें, तो जैसे ही ये पार्टिकल किधर जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के अप्रोच करेगा, चलता चलता जैसे मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो प्यारे बच्चों इसका जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। ये जैसे ही चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के पास, तो ये गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। तो ज्यादा सर्कल तो खैर बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर को बताने के लिए आप एक सर्कल ही काफी कर सकते हो, यानी ये ऐसे सर्कुलर घूमेगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट पार्ट का आंसर है सिंस magnetic field is perpendicular to the direction of velocity, hence path जो होगा वो होगा सर्कुलर। और ये कहां से आया? ये हमारे पिछले कंसेप्ट से आया जो हमने पढ़ा है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। इसका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया बात हमें सीखने को मिलेगी। इसने कहा है डज चार्ज गेन काइनेटिक एनर्जी। जब ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में गया परपेंडिकुलर तो गोल गोल घूमने लगा, तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? तो समझिए बेटा, फोर्स कौन लगा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स किसने लगाया? मैग्नेटिक फील्ड ने। इज दैट क्लियर? तो जरा ध्यान देना, फोर्स कौन लगाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ओके,
अब जरा ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर है? मोशन के, वेलोसिटी की डायरेक्शन के। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा वो भी क्या होगा? v के क्या होगा? परपेंडिकुलर। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक बात सिखाई थी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। ये है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को। और थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स को। समझना ध्यान से, मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, इनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। ये दोनों पैरेलल भी हो सकते हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं 180। लेकिन प्यारे बच्चों, जो फोर्स है थंब, वो हमेशा इन दोनों के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। और बेटा आप जरा 11th क्लास के थोड़ी सी बातें याद करो। हमें मालूम है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद आ गया? और क्या आता था यहाँ पे? cos थीटा, याद आ गया प्यारे बच्चों? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। अब यहां इस केस में फोर्स क्या है? परपेंडिकुलर। बात समझ आ गई? तो यहां पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यानी पूरा वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है? परपेंडिकुलर फोर्स है। और 11th क्लास में जो बच्चे सीखते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो वहां हमें एक बात बहुत क्लियर बता दी जाती है कि वर्क किसके लिए? परपेंडिकुलर फोर्स के लिए हमेशा क्या होगा? 0। The work done by perpendicular force is always 0। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का जो वर्क होगा वो क्या होगा? 0 होगा। बात समझ आ गई? ओके, अब याद कीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम। याद आ गया? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो बेटा जब वर्क ही नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। याद आ गया? तो यहां काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, तो लिखते हैं सिंस फोर्स अप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड इज अ परपेंडिकुलर फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है? परपेंडिकुलर फोर्स। हेंस वर्क इज इक्वल टू 0, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखिए वर्क क्या है? 0। सो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। जब वर्क 0 है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। हेंस नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट था ये, ठीक है? तो आप इस बात को बेटा नोट कर लीजिए। जब भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, नोट कर लेना इस बात को, जब भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन मोमेंटम में चेंज होता है। और ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। मोमेंटम में चेंज क्यों होता है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो रट लेना इस बात को, जब भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा काइनेटिक एनर्जी में नो चेंज, मोमेंटम में चेंज ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल था ये। ओके, प्यारे बच्चों देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये, ठीक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है? तो देखिए क्या बोला गया है? A proton, a neutron and a alpha particle having same kinetic energy are moving in the same magnetic field in perpendicular direction. Compare the radius of path. बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, इसलिए बोला 3 पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तीनों ही
मैग्नेटिक फील्ड में एक साथ एंटर करते हैं। तो उसने कहा तीनों का रेडियस, तीनों परपेंडिकुलर जा रहे हैं, यानी तीनों गोल गोल घूमेंगे, तीनों की रेडियस का रेशियो पूछा है। तो लेट्स सी हाउ टू दिस न्यूमेरिकल। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये बताइए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। वी हैव R इज इक्वल टू, जल्दी बताइए क्या होता है, mv ओवर qv। ये आपको रट जाना चाहिए। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv ओवर qv। ओके, लेकिन यहां इसने बोला है वेलोसिटी सेम नहीं है, यहां इसने क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो प्यारे बच्चों, मैं इस रेडियस को पहले काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखता हूं। तो जरा ध्यान देना, हमारे पास क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो यहां से v कितना हो जाएगा, √2k ओवर, देख लीजिए, ठीक है, v कितना हो जाएगा, √2k ओवर। इस v को यहां रख दीजिए। तो देखिए इक्वेशन 1 बिकम, तो हमारी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू m qb और √2k ओवर m। तो यहां से प्यारे बच्चों r का जो फॉर्मूला आया वो आया 2mk √qb। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे बोला गया है कंपेयर द रेडियस, यानी रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशो, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन रेशो, रेडियस ऑफ अल्फा। इन तीनों की रेडियस का क्या पूछा गया है, रेशो पूछा गया। लेट्स डू। चलिए बेटा, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है आपके पास, √2mk, यानी मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन और b, रेशो स्क्वायर रूट मास ऑफ न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड, रेशो टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा इनटू मैग्नेटिक फील्ड। देखिए तीनों के लिए रेडियस का फॉर्मूला रख दिया। अब बेटा जरा ध्यान दो, इसमें क्या चीज कॉमन है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड तीनों के लिए क्या है, सेम, और एग्जामिनर ने बोला है काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, तीनों के लिए सेम, और मेरे ख्याल से √2 भी क्या है, सभी के लिए सेम। तो जो कॉमन चीजें अगर उनको मैं अलग कर दूं तो बचेगा √ मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, रेशो √ मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, रेशो मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा। तो जो कॉमन टर्म थे उनको मैंने हटा दिया। मैग्नेटिक फील्ड सभी के लिए सेम था, काइनेटिक एनर्जी सभी के लिए सेम थी, और √2 भी सभी के लिए क्या था, सेम था। अब हमारे पास ये बचा, अब आगे कैसे बढ़े। तो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, और वो रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जो अब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये किसी भी न्यूमेरिकल में यूटिलाइज हो सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज को बेटा जरा नोट कर लेंगे, ठीक है ना, साइड में देख लीजिए। बात हो रही है प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, और किसकी बात हो रही है, अल्फा की, ठीक है ना, मास और चार्ज। तो देखिए प्रोटॉन का मास अगर मैं क्या ले लेता हूं, m, तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का क्या होता है, ट्वाइस होता है। अगर प्रोटॉन का मास है mp तो न्यूट्रॉन का मास होगा ट्वाइस ऑफ mp। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन का ट्वाइस होता है। ऐसी अल्फा का जो मास होता है वो 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास के, ये रटा हुआ होना चाहिए। अगर बात करें चार्ज की, तो अगर मैं प्रोटॉन का चार्ज ले लूं qp, तो न्यूट्रॉन का भी चार्ज वही होगा। चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम, ओके। और अल्फा का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का क्या होता है, ट्वाइस होता है। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स द ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो चाहे P लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, ये बस इनका रेशियो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए P हटा देता हूं, ये आपको कंफ्यूज करेगा।
अब ज्यादा सही है। अगर प्रोटॉन का मास m है तो ड्यूट्रॉन का 2m होगा, अल्फा का 4m होगा। प्रोटॉन का मास अगर q है तो ड्यूट्रॉन का सेम और अल्फा का 2 टाइम्स। तो इन तीनों पार्टिकल में आपस में जब मास और चार्ज का रेशो है वो आपको याद होना चाहिए। अब हमारे न्यूमेरिकल में प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं बचा है। जिस बच्चे को ये इंफॉर्मेशन है वो 2 मिनट में इसको कर देगा। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन m ले लिया, मास ऑफ चार्ज ऑफ